हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू educator.अविनाश। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है पॉलिटी की 12th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 4 जो कि है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। जैसे कि चैप्टर के नाम से ही सिग्निफाई हो रहा है कि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस कैसे थे पास्ट में। क्योंकि देखिए बुक में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जो इंडिया था वो किस हिसाब से इवॉल्व हुआ, तो उस हिसाब से ही कैसे उसके एक्सटर्नल रिलेशंस बदले विद टाइम, वो भी हम देखेंगे अपने इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, तो हम इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जो पॉलिसीज थी, एक्सटर्नल रिलेशंस थे, वो किस हिसाब से फ्रेम हुए थे, क्या कॉन्टेक्स्ट था, वो डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड पार्ट होगा हमारा वीडियोस का, उसमें हम देखेंगे कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो किस हिसाब से चेंज हुआ विद टाइम। इसमें हम चाइना वॉर के बारे में भी देखेंगे। और थर्ड जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस के बारे में। जो बांग्लादेश वॉर था उसके बारे में भी इस पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। और लास्ट में आएगा 4th पार्ट जिसमें कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए जो न्यूक्लियर पॉलिसी की हम बात करेंगे ना, उसमें जो बुक में है वो तो डिस्कस करेंगे ही, ठीक है, न्यूक्लियर पॉलिसी किस हिसाब से डिफाइन हुई थी, मगर उसके बिना भी जो इंडिया के केस में किस हिसाब से जो न्यूक्लियर पावर इंडिया बना, उसमें पोखरण 1, पोखरण 2, जो सारी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो इसके साथ हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद पार्ट 1 जो कि होगा नेहरू की पॉलिसी या नेहरू के टाइम पे जो एक्सटर्नल रिलेशन थे उसके बारे में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। चैप्टर शुरू करने से पहले ये जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो एक कोट है उसे आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जब पॉलिसीज फ्रेम हो रही थी तो उनके माइंड में क्या था। उनका क्या कहना था कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आप अपनी कंट्री के जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो किस हिसाब से असाइन करेंगे या किस हिसाब से वो इवॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलोनी है या आप इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसमें क्या डिफरेंस है। सिर्फ ये डिफरेंस है, अगर आप कॉलोनी हो तो आपके ऊपर जो पावर रूल कर रही है वो डिफाइन करती है कि आपकी कंट्री के किसके साथ क्या रिलेशन होंगे और क्या नहीं होंगे। मगर अगर आप इंडिपेंडेंट हो, सॉवरन हो, तो उस केस में क्या रहेगा, आप अपनी पॉलिसीज, अपने रिलेशंस खुद डिफाइन करते हो। आप खुद देखते हो आपका नेशनल इंटरेस्ट किस में है और आप उस हिसाब से उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ अलाइन होते हो। और अगर आपको लगता है आपका इंटरेस्ट उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो आप उस कंट्री के साथ अलाइन नहीं होते हो। Once foreign relations go out of your hands into charge of somebody else, to that extent the mere you are not independent। कि अगर सपोज आपके हाथ से आपके रिलेशंस चले जाते हैं, मतलब वही बात आ गई कि अगर कोई और कंट्री डिसाइड कर रही है कि आपके रिलेशन किसी और कंट्री के साथ कैसे होंगे, तो दैट मीन्स आप इंडिपेंडेंट सॉवरन नहीं हो, आप किसी की प्रॉक्सी हो। या कह लो एक कॉन्सेप्ट आता है सैटेलाइट स्टेट्स, कि आप किसी की सैटेलाइट स्टेट हो। ये कंसेप्ट क्या है वो हम अपने आगे के डिस्कशन में देखेंगे। तो अभी तक के लिए आप इससे ये ज़रूर समझ गए होंगे कि नेहरू के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो फॉरेन रिलेशंस है वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से प्लान करे। अब ये तो हमने देख लिया कि नेहरू के लिए फॉरेन जो हमारे रिलेशंस थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो जब वो फॉरेन रिलेशन इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के डिफाइन कर रहे थे कि किस हिसाब से हम किसके साथ कैसा रिलेशन रखेंगे, तो उससे पहले जो चीज़ें, जो उस समय का टाइम था, हम उस टाइम में जाते हैं क्योंकि आज के टाइम के हिसाब से हम उसे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। तो हम उस टाइम जो चल रहा था पहले वो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जो कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में किस हिसाब से कोल्ड वॉर इरा उसके बाद स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न था। कोल्ड वॉर इरा में क्या था, 2 सुपर ब्लॉक्स थे, मतलब 2 सुपर पावर्स थी। एक थे यूएस और दूसरी थी यूएसएसआर, और ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिशन में थे, मतलब एक दूसरे को प्रॉक्सी वे में एक दूसरे को हमेशा काउंटर करते थे। यूएस क्या था, यूएस डेमोक्रेटिक वैल्यूज को चेरिश करता था और यूएसएसआर सोशलिस्ट। ठीक है, इस हिसाब से दोनों में आइडियोलॉजिकली भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे।
फिर क्या हो रहा था कोल्ड वॉर एरा में कि हर किसी को ये लोग क्या करते थे, ये लोग सुपर पावर के तौर पे निकल के आ गए, तो बाकी जो कंट्रीज थी जिनके पास इतनी पावर्स नहीं थी, मतलब पावर्स इन द सेंस जो इतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं थी, उन्हें क्या होना पड़ता था, किसी ना किसी एक जो पावर है उसके साथ अलाइन होना पड़ता था। तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी थी। फर्स्ट तो यही हो गया। सेकंड क्या था, एक नई इंटरनेशनल बॉडी इस्टेब्लिश हो रही थी, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के एंड होने पे यूएन ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश हुई थी, हमें पता है, ठीक है। तो यूएन ऑर्गेनाइजेशन वो किस हिसाब से वर्क करेंगी, किस हिसाब से हर चीज़ को सुपरवाइज करेंगी, और उसके बाद यूएस की उसमें डोमिनेशन थी, तो ये सारी चीज़ें भी डिफाइन कर रही थी कि हाँ आप रिलेशंस किस हिसाब से बनाएंगे। थर्ड क्या था, बहुत सारी कंट्रीज थी जो कॉलोनी थी पहले किसी की, वो आज़ाद हो रही थी, इंडिपेंडेंट हो रही थी, ठीक है। 3 चैलेंजेस तो हमने देख लिए। फोर्थ क्या था, कि हमारी जो कंट्री थी उसे अपने फॉरेन रिलेशन बनाते समय ये ध्यान रखना था कि उसे लोगों की वेलफेयर के लिए तो काम करना ही है, मगर उसे अपनी डेमोक्रेसी को भी सिक्योर रखना है। क्योंकि अभी जब पहले बात हो रही थी, जब हमने जवाहरलाल नेहरू का पढ़ा था कोट, तो उसमें उन्होंने क्या लिखा था कि अगर आप अपनी डेमोक्रेसी या अपनी जो रिलेशंस है उसे खुद से डिफाइन नहीं कर पाओगे तो दैट मीन्स आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। और लास्ट क्या है, लेगेसी ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। हमें पता है कि हम ब्रिटिश कॉलोनी थे और ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे हमारे लिए डिस्प्यूट्स छोड़े थे, इंटरनेशनल छोड़ के अगर हम इंडिया की ही बात कर ले तो विद इन इंडिया भी उन्होंने बहुत सारे हमारे लिए डिस्प्यूट्स छोड़े थे जो हमें खुद को रिजॉल्व करने थे। फॉर एग्जांपल हमने पहले बात करी थी प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, तो वो भी एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बिठाया हुआ है एक डिस्प्यूट था जो कि इंडिया को बाद में रिजॉल्व करना पड़ा, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशन थे, म्यांमार के साथ जो रिलेशन थे, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंटरनेशनल हमारे डिस्प्यूट्स छोड़े थे, उसके कारण हमें जब अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी थी ना, फॉरेन रिलेशंस हमें अपने दोबारा से रीडिफाइन करने थे, तो उस केस में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी थी। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट है जिसके बीच में हमारे जो लीडर्स थे उन्हें फॉरेन पॉलिसी बनानी थी। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने प्लान किया कि वो अपने फॉरेन रिलेशन बनाएगा, और उसका फॉरेन रिलेशन बनाने में क्या एम रहेगा कि वो दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है जैसे कि हम ये सुपर पावर्स की बात कर रहे हैं कि जो कोल्ड वॉर एरा में थी वो लोग क्या कर रही थी, वो एक तरह से दूसरे की सॉवरेनिटी को तो रिस्पेक्ट कर ही नहीं रही थी ना, वो अपनी पॉलिसीज उन पे जो दूसरे देश हैं, दूसरे नेशंस हैं, उन पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही थी। और दूसरा क्या था हमारा एम फॉरेन रिलेशन का, टू अचीव सिक्योरिटी थ्रू मेंटेनेंस ऑफ पीस। हम पीस की बात कर रहे थे क्योंकि देखिए पीस की बात एक तरह से हमें करनी भी थी। उसका कारण क्या था, हमारे पास पहले ही रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास खाने के लिए तो आपको पता हमारे पास फूड शॉर्टेज थी, तो हम उस केस में पीस की बात नहीं करेंगे और मिलिट्री की बात करेंगे तो आप मिलिट्री के एक्सपेंसेस उठा सकते हैं, तो इसी वजह से पीस की बात तो होनी ही थी। तो हमारा अपनी जो हमारे पास रिसोर्सेज थे और जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट था, ये दोनों चीज़ों ने हमारी जो फॉरेन रिलेशन का जो एम हमने बनाया था उसको इन दोनों ने डायरेक्शन दी। क्योंकि देखिए सुपर पावर की टाइम था, 2 सुपर पावर्स उस टाइम एग्जिस्ट करती थी जो कि सॉवरेनिटी को थ्रेट था किसी भी कंट्री को, और हम खुद आज़ाद हुए थे तभी, तो इसी वजह से हमें ये था कि हाँ सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तो इसलिए हमने एम बनाया सॉवरेनिटी रिस्पेक्ट हो। और दूसरी बात, हमारे पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं थे, मिलिट्री पावर हम बिल्कुल भी नहीं थे। उस समय की बात है जिस समय की इन लोगों के पास, यूएस और यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, उस समय हमारे पास इवन मिलिट्री भी हमारी इतनी ज़्यादा इक्विप्ड नहीं थी। तो इसलिए हमारी दूसरी चीज़ क्या थी, एम क्या था, मेंटेनेंस ऑफ पीस। और देखिए अभी हम बात कर रहे हैं ना कि रिसोर्सेज की कमी थी। अब रिसोर्सेज की कमी होना हर डेवलपिंग कंट्री के लिए नॉर्मल है। डेवलपिंग कंट्री का क्या मतलब होता है, जो डेवलप हो रही है, तो रिसोर्सेज की कमी तो होगी ही होगी। और अगर रिसोर्सेज की कमी है तो वो कहाँ से पूरी करेगी, उन्हें दूसरी जो पावरफुल स्टेट्स है ना उन पे डिपेंडेंट होना पड़ता था ताकि वो एड दे या फिर क्रेडिट दे। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास फूड शॉर्टेज थी, तो फूड शॉर्टेज थी तो हम किससे एड ले रहे थे, स्पेशली यूएस से। और उसके रिटर्न में क्या होता है कि वो जो एड दे रहा है वो चाहता है कि ठीक है हम आपको एड दे रहे हैं तो आपको हमारे हिसाब से अपने फॉरेन रिलेशंस डिफाइन करने पड़ेंगे। और यही कारण था कि जो लोग थे ना, जो उस समय के नेशंस थे, वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड होते थे। हमने बात करी ना 2 कंट्रीज थी, 2 सुपर पावर्स थी, यूएस और यूएसएसआर, और जो बाकी नेशंस थे क्योंकि दोनों के पास रिसोर्सेज होते थे, बाकी जो नेशंस थे वो देखिए उस समय बहुत सारी कॉलोनीज थी, वो डीकोलोनाइज हो रही थी, तो इसलिए उनके पास रिसोर्सेज
रिसोर्सेज तो थे नहीं इवॉल्व होने के लिए, उन्हें रिसोर्सेज चाहिए थे। तो इन दोनों में से जो भी कंट्री उनको रिसोर्सेज देती थी ना, वो इन रिटर्न चाहती थी कि वो नेशन उनके साथ अलाइन हो जाए, जो कि नॉर्मली होता भी था। इसी वजह से जो पूरी कंट्रीज थी ना, वो 2 कैंप्स में डिवाइड हो रही थी। मगर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, देखिए हमें भी रिसोर्सेज चाहिए थे जो हमने यूएस से लिए भी, मगर हमारा कहना ये था कि हम किसी एक ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं होंगे, क्योंकि हमें दोनों ब्लॉक से फ़ायदा लेना है। और इसी वजह से हमने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था जो कि था नॉन अलाइनमेंट, कि हम ना इसके साथ अलाइन है ना इसके साथ अलाइन है। जो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट थी उसमें क्या हुआ था, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी जो तभी आज़ाद हो रही थी, डीकोलोनाइज हो रही थी, तो उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो किसी एक कंट्री के साथ, एक सुपर पावर के साथ अलाइन हो जाएंगे तो उसके इसमें क्या रहेगा, दूसरी जो सुपर पावर है उसकी उन्हें हॉस्टिलिटी मिलेगी, मतलब वो उसकी हेल्प नहीं करेगा। मगर ये जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उसी टाइम डीकोलोनाइज हुई थी, तो इन्हें क्या रहता था कि ये दोनों से फ़ायदा उठाना चाहते थे ताकि ये और ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो सके। और इन दोनों की सुप्रीमेसी में ना, ये जो यूएस और यूएसएसआर की जो सुप्रीमेसी की लड़ाई है उसमें ये जो कंट्रीज है ये पिसके ना रह जाएं। इस वजह से इन्होंने पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट शुरू की थी। और ये इन सब में एकता कैसे आई थी, मतलब इतने सारी जो डिफरेंट कंट्रीज थी इन्होंने, क्योंकि देखिए उसी टाइम तो ये आज़ाद हो रही हैं, तो क्यों ऐसा कैसे था कि आप अभी तो आज़ाद हुए हो और आप एकदम से एक दूसरे के साथ लिंक में कैसे हो सकते हो। क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो थी वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक इंडिया के केस में थी, मतलब जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो बाकी कंट्रीज में भी जाते थे, और इवन जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल थी वो कहीं और भी इन्फ्लुएंस करती थी, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज में उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखा जाता था। ठीक है, तो इस वजह से पहले से ही ऐसा था कि हमारी और बाकी जो अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह है, अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज, उनमें अच्छे खासे लिंक्स थे। तो उन लिंक्स का इन्होंने यूटिलाइज करके क्या किया था, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी असाइन की थी, जिसमें क्या था, कंट्रीज थी वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट बनी थी, ताकि वो ना यूएस का पार्ट है, यूएस का ब्लॉक में जाती थी, ना यूएसएसआर के ब्लॉक में जाती थी, वो इंडिपेंडेंट थी। और इस चीज़ को गाइड करने के जो नेहरू के 3 प्रिंसिपल थे ना, 3 मेजर ऑब्जेक्टिव थे, वो 3 मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे। पहला क्या था कि वो ऐसा नहीं चाहते थे कि उनकी जो सॉवरेनिटी, जो उन्होंने इंडिपेंडेंस वगैरह, जो इंडिपेंडेंस उन्होंने गेन की है, वो सिर्फ इन 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के कारण, इन दोनों की पावर स्ट्रगल के कारण वो लूज हो जाए। क्योंकि आप जिस भी ग्रुप के साथ अलाइन होंगे वो क्या करेगा, आपकी जो नेशनल पॉलिटिक्स है या पॉलिसीज है उसे अफेक्ट करने की कोशिश करता है, जो कि नेहरू बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। दूसरा क्या था, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। और थर्ड क्या है, प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे, जो मैंने बात करी कि दोनों से ही एड लेके, दोनों सुपर ब्लॉक से एड लेके या क्रेडिट लेके वो डेवलप होना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट की थी। मगर ऐसा देखा जाता है, ऑल्दो हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट तो थे, मगर हम हर टाइम बैलेंस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते थे अपने जो हमारी एक्ट होता था उसमें। फॉर एग्जाम्पल 1956 में जब ब्रिटेन ने अटैक किया था इजिप्ट के ऊपर स्विस कैनाल के केस में, स्विस कैनाल इशू आपको पता ही होगा, जो नेशनलाइजेशन करने का इशू था। कैनाल को जो इजिप्ट था उसने नेशनलाइज कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो ब्रिटेन की शिप्स वहाँ से क्रॉस होती थी उन्हें बहुत ज़्यादा उसका एक्सपेंस देना पड़ता था। इन रिटर्न ब्रिटेन ने क्या किया था, इजिप्ट के ऊपर अटैक कर दिया था। तो उस इशू में जो इंडिया था, इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने इस जो ये ब्रिटेन ने अटैक किया था इजिप्ट के ऊपर, इसको न्यू कॉलोनियल इन्वेजन कहा था। नियो मतलब नए तरह का, कॉलोनियल इन्वेजन एक ही, ठीक है पहले तो आप हम पे वैसे ही अपना राज करते थे कॉलोनियल पावर बनके, और अब आप एक नई तरह का ये राज शुरू कर रहे हो जिसमें कि आप अटैक करके किसी भी कंट्री को, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री था, उन्हें आप नीचे दिखाने की कोशिश करते हो। तो इसलिए हमने बहुत अच्छे से उसका प्रोटेस्ट किया था। बट जब उसी साल में यूएसएसआर ने हंगरी में इन्वेड किया था, उस समय इंडिया ने पब्लिक कंडेमनेशन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये क्या दिखाता है, एक ही, अगर आप वैसे ही ब्रिटेन जो यूएस के साथ अलाइन था, अगर आप उसकी बात कर रहे हो यूएस ब्लॉक की, तो आपने यूएस ब्लॉक को तो कंडेम किया उसके एक्ट को, मगर यूएसएसआर के जो एक्ट था उसे आपने कंडेम नहीं किया। तो ये क्या दिखाता है कि ऑल्दो हर टाइम जो हमारे एक्ट्स थे ना वो बैलेंस्ड नहीं होते थे। ये जो कोट है ये जवाहरलाल नेहरू का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को लेके है। उनका कहना क्या था कि हम ये जो पावर पॉलिटिक्स चल रहा है रशिया और यूएस के बीच में, हम इसमें नहीं आना चाहते हैं। हमें दोनों से फ्रेंडली रिलेशन बनाने हैं,
हमें पता है कि रशिया और अमेरिका एक दूसरे को लेके बहुत सस्पिशियस है, और अगर हम किसी एक भी ब्लॉक के साथ अलाइन हो जाएंगे ना तो हमारा डेवलपमेंट का जो पाथ है वो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हमें किसी एक के साथ भी लिंक नहीं होना है। इस सारी चीज़ से, ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात की हमने, और उसके बाद जो हमने बात की थी कॉन्टेक्स्ट की, उससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी ना, वो उसका कंसंट्रेशन किस में था कि पीसफुल वर्ल्ड होना चाहिए, और उस पीसफुल वर्ल्ड के लिए उन्होंने किस पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, नॉन अलाइनमेंट। अब पीसफुल किस हिसाब से नॉन अलाइनमेंट है, किसी भी एक ब्लॉक के पाले में नहीं गए। तो हमारा क्या कहना होता था, अगर कोई भी हम ब्लॉक की बात करें, जैसे यूएस और रशिया की बात कर रहे हैं, तो जो ये दो ब्लॉक होते थे ना, इन दो ब्लॉक्स में क्या रहता था, एक दूसरे के खिलाफ हमेशा वॉर की तैयारी में रहते थे। ऑल्दो इसे कोल्ड वॉर क्यों कहा जाता है, क्योंकि पता था कि ये जो वॉर है ना, ये वॉर हुआ नहीं, क्योंकि हर किसी को पता था, यूएस हो चाहे रशिया हो, यूएसएसआर, इन दोनों के केस में क्या होता था, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। तो अगर कोई भी लड़ाई शुरू करता तो दूसरे देश की भी, मतलब जो लड़ाई शुरू कर रहा है उसके भी ज्यादा फेवर में वो लड़ाई नहीं रहती। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में हमारा कहना क्या होता था कि आप एक दूसरे से ज्यादा सस्पिशन मत रखो, ठीक है, और पीसफुली वर्ल्ड को चलने दो। अभी हमने क्या बात करी थी कि ये जो यूएस और यूएसएसआर है, इसमें क्या होता था, ग्रुपिंग होती थी। तो उस ग्रुप ने क्या करा था, जैसे यूएस ने नाटो एस्टेब्लिश किया था और सोवियत यूनियन ने वार्सो पैक्ट लेके आए थे। अब नाटो जो आज भी एग्जिस्टिंग में है, नाटो 4 अप्रैल 1949 को साइन हुआ था। इसमें क्या रहता है, 29 मेंबर कंट्रीज थे, और इसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, क्योंकि देखिए नाटो जो है वो यूएस लेड ग्रुप है, और यूएस की हमने क्या बात करी थी, डेमोक्रेसी को ये चेरिश करते हैं। तो इसी वजह से जो नाटो है वो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करता था। और इसमें क्लॉज क्या था, एक ही, अगर सपोज जो नाटो का मेंबर है उसमें से जो भी कंट्री पे अगर कोई हमला करता है, कोई भी और कंट्री, तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री पे हमला नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे हमला माना जाएगा, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी होके उस कंट्री के खिलाफ एक्शन लेगी, जिसे कि कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा नाटो में था। तो एक तरह से आप बोल लीजिए कि इसमें मिलिट्री फॉर्म में भी बहुत सारी कमिटमेंट्स थी। जो सेकंड था वो वार्सो पैक्ट था, जो कि यूएसएसआर लेड था, मगर वार्सो पैक्ट जो है वो अब इफेक्ट में नहीं है, और इवन 1991 में भी खत्म हो गया था। इसे ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप या कॉपरेशन भी बोलते हैं, और ये 1955 में फॉर्म किया गया था। फॉर्म क्यों किया गया था, वेस्ट जर्मनी। अब देखिए जो जर्मनी आज है, वो जर्मनी पहले ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी था, फिर उसके बाद इसका यूनिफिकेशन हुआ था, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी, इसका फिर बाद में यूनिफिकेशन हुआ था, और यूनिफिकेशन के बाद ये मिलके जर्मनी बना था। तो पहले क्या था, जो ये वेस्ट जर्मनी था ये नाटो के साथ चला गया था, जिसके कारण फिर यूएसएसआर को लगा था कि कहीं ईस्ट जर्मनी के को भी थ्रेट ना हो जाए। तो उस थ्रेट को टैकल करने के लिए वार्सो पैक्ट बनाया गया था, जिसमें कि जो सोशलिस्ट कंट्रीज थी उन्होंने एक पैक्ट बनाया था कि ठीक है, अगर ये जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, अगर ये बोलती हैं कि अगर हमारे में से किसी एक कंट्री पे भी आपने हमला किया तो हम सब इकट्ठे होकर उसका जवाब देंगे, तो ठीक है, हम भी जो सोशलिस्ट कंट्रीज है हम भी ऐसे ही करेंगे कि अगर हम में से किसी एक कंट्री के ऊपर भी किसी ने हमला किया तो हम सब मिलके उसका जवाब देंगे। मगर ये जो था ये ज़्यादा देर चल नहीं पाया था, उसके बहुत सारे कारण थे, जिसमें सबसे बड़ा कारण अल्बानिया का था, जो कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि इस वजह से ये जो पैक्ट था, वार्सो पैक्ट, ये बना था। उसका नाम वार्सो क्यों था, क्योंकि ये जो साइन हुई थी ना पैक्ट, वो कहाँ होता, वार्सो, जो कि पोलैंड में है। मगर फिर मैं जैसे बात कर रही थी अल्बानिया के केस में, तो उसके कारण क्या हुआ था, ये ज़्यादा देर चल नहीं पाया था, और ऑफिशियली तो ये एंड हो गया था 1991 में, जब यूएसएसआर भी डिसइंटीग्रेट हुआ था। और इस सब के बीच में जो पाकिस्तान था, जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसने यूएस लेड जो मिलिट्री अलायंस है उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। तो ये भी एक हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि देखिए हमारे जो साथ में बिल्कुल पास जो कंट्री है पाकिस्तान, अगर वो किसी एक ग्रुप के साथ अलाइन हो रही है तो ये हमारी सिक्योरिटी के लिए भी थोड़ा थ्रेट बन जाता है। थ्रेट क्यों बन जाता है, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन में डिस्कस करेंगे तो इसके बहुत सारे, अगर हम देखें तो एस्पेक्ट बन सकते हैं, क्योंकि जो यूएस है वो हम पे, अगर हम बात करें तो इस कंट्री के थ्रू नज़र भी रख सकता है, और कभी भी अगर उसे हम पे हमला करना है तो वो भी आसानी से कर सकता है। और इवन यूएस
पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो यूनिटी थी वो बांग्लादेश वॉर में भी देखी गई थी, जो कि जब हम बांग्लादेश वॉर डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे। अभी के लिए क्या है, इंडियाज इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव एंड पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट कॉन्स कंसिडरेबल अनईज इन इंडो यूएस रिलेशनशिप ड्यूरिंग 1950s। जो हमें पता है कि हमने तो किसी भी एक ब्लॉक को तो अलाइन हम हुए नहीं, ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इवन हमने स्टार्ट कर दी, तो उस वजह से क्या हुआ, इंडो यूएस रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा अनईज देखी गई थी, जिसके कारण हमें पता है जो यूएस था वो एड देने में भी प्रॉब्लम कर रहा था, जो फूड एड आती थी, ठीक है। तो हम एट द एंड इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नेहरू का ईरा था उस टाइम में जो हमारे एक्सटर्नल रिलेशंस थे अच्छे से स्टैब्लिश हो गए थे। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करें तो ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी इसमें क्या हुआ, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा इसमें आके उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो एक उनमें यूनिटी एस्टेब्लिश हुई, जो कि किसका एक तरह से कंसेप्ट था, नेहरू का। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि नेहरू का जो टाइम था ना उसमें उन्होंने बहुत काम किया था ताकि जो नई इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो आपस में यूनिटी एस्टेब्लिश कर सके, ताकि वो ये जो पावर पॉलिटिक्स है इसके खिलाफ अपनी डेवलपमेंट के पाथ पे चल सके। तो इसके साथ हमारा ये नेहरू इरा का जो एक्सटर्नल रिलेशंस है वो ख़त्म होते हैं और बाकी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।